अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लर्निंग उर्दू की 5वीं वीडियो में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। इससे पहली क्लासेस में हमने उर्दू में एराब लगाने या हिंदी के मुताबिक मात्रा लगाने का तरीका सीखा था, जहां हमने ये सीखा था कि उर्दू में एराब लगाने के दो तरीके हैं। एक तो कुछ सिंबल्स, कुछ साइन के जरिए से, और दूसरा कुछ हरूफ का इस्तेमाल करके। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि उर्दू हरूफ को एक दूसरे से मिलाकर लिखने का तरीका क्या है। क्या ये हरूफ लिखने में भी उसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं जिस तरीके से अब तक हमने इनको पहचाना है, या फिर लिखते वक्त इनकी शक्लें बदल जाती हैं। इंग्लिश में लेटर्स को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स कहते हैं। कैपिटल लेटर में आपने देखा था कि ए अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में ए इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से बी अगर हम कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में बी इस तरीके से लिखते हैं। यही हाल पूरे 26 लेटर्स का है। हिंदी में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई अक्षर बड़ी शक्लों में लिखे जाते हो और उनकी कोई छोटी शक्ल भी पाई जाती हो। हिंदी में का, खा या गा, इसका इस्तेमाल हमेशा एक ही तरीके से किया जाएगा। यानी जहां भी इन अक्षरों का प्रयोग करना होगा, इनके आकृति में, इनकी बनावट में कोई फर्क कभी नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश में हमने देखा है कि लिखने का दो तरीका है। आमतौर पर इंग्लिश में लिखते वक्त स्मॉल लेटर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें पेशकश लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। पी कैपिटल में बनाने के बाद में ई एस एच के ए एस एच, यहां पर पी कैपिटल में है, यहां पर के कैपिटल में है। लेकिन इसके अलावा ये तीन हरूफ और यहां पर भी ये तीन हरूफ ये स्मॉल लेटर में है। इंग्लिश में इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पेश कश। ये दोनों तरीके अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करने के अलग अलग मकाम होते हैं। अलग अलग जगहों पर इनका अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी बहुत सारी जगहों पर कैपिटल लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां हमें कैपिटल में लिखना जरूरी होता है, या किसी को हमें बोल्ड करना है, बड़ा करके लिखना है, तो हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कर लेते हैं। या इसी तरीके से जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल इस्तेमाल करते हैं और उसके बाकिया लेटर्स को हम स्मॉल में लिखते हैं। लेकिन हिंदी में हमेशा अक्षर एक ही तरीके से प्रयोग होते हैं, एक ही तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके मुकाबले में उर्दू का मामला थोड़ा अलग है। उर्दू में ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हमने अलिफ, बे, ते ये पढ़ रखा है ये एज इट इज लिखने में इस्तेमाल होते हो, या फिर अगर इनकी छोटी शक्लें मौजूद हैं तो इंग्लिश की तरीके से हम उनको छोटी शक्लों में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से कैपिटल लेटर में यानी इनकी शक्लों में भी लिख सकते हैं। उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में लिखने का तरीका क्या है, उर्दू में हम इन लेटर्स को लिखते वक्त इनके अंदर क्या तब्दीलियां करते हैं, आज हम यही सीखेंगे। आइए सबसे पहले उर्दू के इन लेटर्स पर नजर डालते हैं। उर्दू के इन हरूफ को हम अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं, यानी अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये। अब इन हुरूफ का हम ग्रुप बना लेते हैं। इसमें से अलिफ को आप अलग कर दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये शक्लें यहां तक, यानी बे, पे, ते, टे, से, ये करीब करीब एक जैसी शक्लों के हैं, इसलिए हम इसे बा ग्रुप कहेंगे। इसी तरीके से देखिए जीम, चे, हे, खे, ये करीब करीब एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्तों की तब्दीली से इन हुरूफ की आवाज बदल जाती है, इसलिए इसे हम जीम ग्रुप कहेंगे। इसी तरीके से दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे और ये जे, इनकी भी शक्लें करीब एक जैसी हैं,
इसलिए हम इसे तीसरा ग्रुप मानेंगे, जिसे हम दाल ग्रुप और रे ग्रुप बोलेंगे। इसी तरीके से देखिए सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ये करीब करीब एक जैसी शक्लों के हैं। इनकी शक्लें थोड़ा चेहरे से मुख्तलिफ हुई हैं। जो पहली शक्ल है, इब्तिदाई शक्ल है, उससे मुख्तलिफ हुई है, इसलिए ये एक ग्रुप बन जाएगा जिसे सीन और स्वाद ग्रुप बोलेंगे। इसी तरीके से तो और जो एक ग्रुप हो जाएगा, ऐन गैन एक ग्रुप हो जाएगा, फे और काफ एक ग्रुप हो जाएगा, काफ और गाफ एक ग्रुप हो जाएगा, लाम अलग, मीम अलग, नून अलग। ये नून बाद में आप जब सीखेंगे लिखना तो आपको मालूम होगा कि ये नून भी बा ग्रुप में चला जाता है। फिर है हमारा वाव है, तो चश्मी है, हमजा, छोटी है, बड़ी है, ये ग्रुप नहीं बनाते हैं। इन ग्रुप्स को पहचानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इनमें से एक लेटर इस्तेमाल होगा, दूसरा भी उसी तरीके से इस्तेमाल होगा। यानी बा जिस तरीके से लिखा जाएगा, पा भी नुक्ते के फर्क के साथ उसी तरीके से लिखा जाएगा। लिखने में उर्दू की जो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, उस पर एक नजर डालिए। अलिफ हमेशा अलिफ की तरीके से इस्तेमाल होगा। इसके अंदर यानी कोई तब्दीली नहीं आती है, चाहे ये शुरू में आ रहा हो या बीच में आ रहा हो या आखिर में आ रहा हो। लेकिन इसके मुकाबले में बे, पे, ते, टे, से इनकी शक्लें बदल जाती हैं। वहां पर शक्ल जो बदलती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यानी एक शोशा, ये जो हल्की सी ऊपर उठी लकीर होती है, इसे उर्दू में शोशा कहते हैं। उसके नीचे हम जिस तरीके से नुक्ता लगाएंगे, उस तरीके से इसको पढ़ लिया जाएगा। यानी अगर एक नुक्ता है तो बा, और अगर इस तरीके से शेप है और उसके नीचे 3 नुक्ता लगे हैं तो पा, और इस तरीके से अगर शोशा है और इसके ऊपर 2 नुक्ते लगे हैं तो ये ते बन जाएगा। और अगर इसी तरीके से है और इसके ऊपर तो बना हुआ है तो ये टे हो जाएगा। किसी तरीके से अगर यही शेप है अगर, और इसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हैं तो ये से बन जाएगा। अब आप देखिए, जब हम इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे तब समझ में आएगा कि ये शॉर्ट फॉर्म कैसे इस्तेमाल में आई। मिसाल के तौर पर आप लिखिए बचपन। अब आपने यहां बा बनाया, फिर चे बनाया, फिर पे और नून, बे, चे, पे और नून। यहां पर देखिए कई एग्जांपल्स आ गए। एक तो बा, अब ये देखिए शोशा ये थोड़ा यहां पर तिरछा है, लेकिन ये है यही चीज, यानी एक नुक्ते वाला शोशा। एक नुक्ते वाला शोशा क्या होता है? बा बनता है। उसके बाद में ये चा आ गया, अभी इसके बारे में हम बताएंगे। अब देखिए ये पा, यानी एक शोशे के साथ में 3 नुक्ता, जो यहां पर हमने बताया था एक शोशा और 3 नुक्ता नीचे है, वही चीज यहां पर मौजूद है। अब ता से आप मिसाल ले लीजिए, ताला। ताला यहां पर देखिए ते आया, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। इसी तरीके से टे, टे से अगर हम लिख रहे हैं टाला या टालना, तो भी ये देखिए शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। यानी इस तरीके से एक शोशा बनाकर ऊपर तो बना देंगे। अब से अगर हमने कोई चीज लिखी, यानी साबित, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे, ऊपर 3 नुक्ता लगाएंगे, फिर बे और ते। ये अब यहां पर भी देखिए बा आया है, यहां पर भी बा आया है, तो ये बा की शेप यही है कि एक नुक्ता नीचे, यानी जब भी एक शोशा हो और उसके नीचे एक नुक्ता, तो ये बा की अलामत है। तो जब बा बीच में आता है या शुरू में आता है तो एक शोशे के साथ लिखा जाता है। लेकिन यही लेटर्स जब लास्ट में आ रहे होते हैं तो कंप्लीट फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि आपने यहां पर ता को देखा, यानी लास्ट में आया तो कंप्लीट लिखा गया। ऐसे ही किताब जब आप लिखेंगे, काफ ते अलिफ बा, किताब, तो यहां पर भी देखिए बा लास्ट में आ रहा है, इसलिए कंप्लीट फॉर्म में लिखा गया। लेकिन ता देखिए यहां पर बीच में आया है तो शॉर्ट फॉर्म, यहां लास्ट में आया है तो कंप्लीट फॉर्म। इस चीज को समझना है। ये उर्दू के लेटर्स जब भी बीच में आते हैं या शुरू में आते हैं तो इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो आपने बे, पे, ते, टे, से, इनकी शॉर्ट फॉर्म देखी। अब देखिए अगले ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म क्या है।
जीम, चे, हे, खे। आपने ओरिजिनल देखा था कि ये लेटर्स कुछ इस तरीके से थे, जीम, चे, हे और खे। लेकिन जब हम लिखते हैं तो इनकी सिर्फ ये शक्ल इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर हम जीम, जे से अगर लिखें जन्नत, तो जीम सिर्फ इतनी बनेगी, फिर नून आ जाएगा और फिर ये ते, जन्नत। ये शॉर्ट फॉर्म हुई जीम की, लिखने में यही इस्तेमाल होगी। इसी तरीके से चे से अगर हम लिखें चम्मच, तो चे, मीम, फिर चे, ये चम्मच। ये रूल कि लास्ट में जो लेटर आएगा वो कंप्लीट लिखा जाएगा, यहां भी वही अप्लाई होगा। यानी देखिए, चम्मच में चा जब शुरू में आया तो इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई, और जब लास्ट में आया तो इसकी कंप्लीट फॉर्म ये वाली इस्तेमाल हुई। ठीक है। इसी तरीके हे से अगर हम लिखते हैं हजरत, हे, ज्वाद, रे और ते, यहां पर देखिए हा जो इतना इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इस हा का, जिसको हम इतना इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से खे से अगर हम खरबूज लिखते हैं तो खे इतना, फिर रा जोड़ देते हैं, बे, वाव और जे, खरबूज। तो यहां पर भी देखिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। लेकिन जहां भी ये लेटर आएगा लास्ट में, तो वहां उसको हम इस तरीके से लिखेंगे जो पहली शक्लें हैं जो हमने अल्फाबेट में सीखी हैं। अब इसमें देखिए करीब करीब एक जैसी ही शक्लें हैं, बस नुक्ते का फर्क है। तो उर्दू हरूफ को पहचानने का बेहतर तरीका यह है कि हम नुक्तों को पहचान लें। यानी आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि एक नुक्ता जो है, अगर ये क्या है, किसी लेटर के नीचे है या किसी शोशे के नीचे है तो बा हो जाएगा। लेकिन अगर यही किसी शोशे के ऊपर है तो ना बन जाएगा। अगर यही नुक्ता किसी शोशे के ऊपर है तो दो नुक्ते हैं अगर, तो ते, और अगर दो नुक्ते नीचे हो गए तो या बन जाएंगे। अब देखिए, पा अगर नीचे है किसी शोशे के नीचे तो पा, और अगर तीन शोशे के बाद में ऊपर इस तरीके से आता है तो शीन, और अगर एक शोशे के बाद आता है तो से। ये उर्दू में नुक्तों का खेल है। दाल, जाल, यानी दाल, डाल और जाल, इसको हमने इस तरीके से सीखा था अल्फाबेट में। लेकिन जब हम इनको लिखते हैं तो इनकी शक्लें बदल जाती हैं। वो कैसे? वहां देखिए अल्फाबेट में हमने सीखा था कि रे, अड़े, जे और ये बड़ा जे, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन देखिए जब लिखने की बारी आती है तो दाल जब मिला के लिखी जाती है तो ये रे और जे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं वालिद, वाव, अलिफ, वा, लाम और ये दाल। अब यहां पर देखिए ये जो शेप इस तरीके से नजर आ रही है, ये किससे ज्यादा करीब है? यहां पर इससे ज्यादा करीब है या इससे? तो जाहिर सी बात है ये इससे ज्यादा करीब है। ठीक, लेकिन अलग अगर लिखा है इस तरीके से तो ये रे है, ठीक है, और अगर किसी के साथ मिला करके ये लिखा है तो ये दाल है, दाल। यानी ये दाल जब लिखी जाती है तो इस फॉर्मेट में आ जाती है मिलाकर लिखने में। यानी इसी तरीके से आप लिख सकते हैं वाजिद, वाजिद। अब ये देखिए रे की तरह लिख रहा, यहां भी लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में दाल है। ठीक है, जाल का भी मसला यही है कि लिखी इसी तरीके से जाएगी लेकिन उस पर नुक्ता लग जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने लिखा तिलमीज, तिलमीज, तिलमीज कहते हैं शागिर्द को, तो यहां पर भी ये जाल है, जे नहीं है। अब इससे मालूम यह हुआ कि जब दाल, डाल, जाल लिखने में इस तरीके से लिखे जाते हैं तो फिर रे, अड़े, जे किस तरीके से लिखे जाते हैं जब ये बीच में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी जब आप लिखते हैं रे को बीच में
तो किस तरीके से लिखते हैं? मिसाल के तौर पर आपने लिखा सिराज, सिराज। अब ये रे देखिए यहां पर कितना बड़ा हो गया। इसी तरीके से आपने यहां पर जे लिया, ठीक, जे। अब जे को अगर हमें लिखना है मिजाज, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि ये जो यहां पर छोटा था ये यहां पर काफी बड़ा हो जा रहा है। यही फर्क है इसके लिखने का। यानी जब रे, अड़े, जे ये लिखा जाता है लेटर के बीच में तो इसकी शक्ल बड़ी हो जाती है और वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से। अगर नुक्ता नहीं लगा है तो रे और नुक्ता लगा है तो जे। इसी तरीके से अगर रे लिखना है तो भी यही शेप आएगी और इसके ऊपर तो बन जाएगा। ठीक है। तो दाल और जाल या रे और जे में बेसिकली फर्क क्या है कि दाल लिखी जाती है जब लेटर के बीच में तो रे की जैसी शक्ल अपना लेती है, लेकिन रे जब लिखा जाता है तो अपनी शक्ल से बड़ा हो जाता है और कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। छोटी सीन, बड़ी शीन और स्वाद व ज्वाद का मसला भी कुछ इसी तरीके से है। यानी हमने पहचाना है कि सीन इस तरीके से होती है, शीन इस तरीके से होती है, स्वाद इस तरीके से, ज्वाद इस तरीके से। ठीक है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये कंप्लीट फॉर्म नहीं इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर हम किसी का नाम लिख रहे हैं मुस्तकीम, अब हमने मीम बनाया, फिर सीन, सिर्फ सोसा बनाया, तीन, फिर ते, काफ, ये और मीम, मुस्तकीम। ये बड़ा वर्ड है। छोटे वर्ड में आप लिखते हैं सालिम, सालिम। तो अब यहां पर भी देखिए ये सीन आ रही है लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसी तरीके से जब आप शीन का भी इस्तेमाल करते हैं तो एज इट इज इस्तेमाल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा शराब तो लिखेंगे इस तरीके से, शराब। या शरबत लिखेंगे तब भी इस तरीके से। तो यहां भी देखिए शीन किस तरीके से इस्तेमाल हुई है, वो यहां से अलग है। ठीक। स्वाद का भी मसला कुछ ऐसे है। जब हम स्वाद लिखते हैं मिसाल के तौर पर सिरात, सिरात माने रास्ता, तो स्वाद इस तरीके से बन के आती है। इसी तरीके से जब हम ज्वाद लिखते हैं मिसाल के तौर पर मिजराब, मिजराब, तो यहां पर भी ज्वाद देखिए कुछ इस तरीके से बन के आती है। इससे मालूम यह हुआ कि ये भी जब इस्तेमाल किए जाते हैं लिखने में, शुरू में या बीच में आते हैं तो इनकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर आप देखिए सीन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये 3 शोसे हैं, ये है। बड़ी शीन की भी यही फॉर्म है, बस फर्क यह है कि इसमें 3 शोसों के साथ ऊपर 3 नुक्ते लग जाते हैं। स्वाद की शॉर्ट फॉर्म ये है, तो की तरीके से पहले घुमाएंगे फिर एक शोशा, ये है स्वाद की शॉर्ट फॉर्म। इसी तरीके से ज्वाद की भी शॉर्ट फॉर्म इसी तरीके से है, बस इसमें एक नुक्ता लगा देते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म है सीन, शीन, स्वाद और ज्वाद को लिखने की। जहां भी शुरू में या बीच में ये लफ्ज, ये हुरूफ इस्तेमाल होंगे वहां इस तरीके से आएंगे और जब भी आखिर में आएंगे तो फिर कंप्लीट फॉर्म ले लेंगे। मिसाल के तौर पर आपने लिखा सरोश, अब सरोश जब हम लिखते हैं तो शुरू में जो सीन आ रही है इस तरीके से रहेगी, रे, वाव, और फिर जब शीन आएगी तो वे कंप्लीट अपनी शक्ल में लिखी जाएगी इस तरीके से, सरोश। ठीक है। या फरोश लिखा हमने तब भी फे पहले शॉर्ट फॉर्म, रे, वाव और फिर ये शीन। ठीक है। अब देखिए एक चीज आप यहीं पर और सीख लीजिए कि इस सीन और शीन को खींच करके लिखने का भी एक तरीका है। यानी मिसाल के तौर पर छोटी सीन अगर लिखना है तो ये 3 शोसे ना बना करके अगर हमने इस तरीके से लिख दिया सिर्फ, तो ये भी सीन मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर बड़ी शीन लिखना है तो इस तरह खींच के
और हम इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देते हैं तो ये बड़ी शीन मानी जाएगी। लेकिन याद रखिए कि ये हिस्सा जो है इस हिस्से से बड़ा होना चाहिए और थोड़ा सा लंबाई में होना चाहिए। अगर हमने इसको सिर्फ इतना खींचा और इस तरीके से बना दिया, 3 नुक्ता भी लगा दिया, तो ये शीन नहीं बनेगा, से पढ़ लिया जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि अगर इस तरीके से लिखने की कोशिश करें तो फिर इसको थोड़ा लंबा खींचे। तो और जो का मसला मुख्तलिफ है। तो और जो ये वो हुरूफ है जो जिस तरीके से शुरू में आते हैं उसी तरीके से बीच में आते हैं और उसी तरीके से आखिर में आते हैं, यानी लिखते वक्त इनमें कोई तब्दीली नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा तालिब, तो अलिफ लाम बे, ये हो गया। तो के अंदर अलिफ लगाना हो तो यहीं से हम ये ऐसे खींच देते हैं, अलिफ लग जाता है। ठीक है। अब आपने यहां पर तालिब लिखा तो देखिए शुरू में आया, एज इट इज आ गया, बस इसी के आगे अलिफ लग गया। अगर ये बीच में आ रहा है, यानी आप लिख रहे हैं मतलब, मीम तो लाम और बे, अब देखिए यहां भी उसकी शेप वैसे ही है जैसे यहां पर थी। ठीक है, तो यहां भी कोई तब्दीली नहीं हुई। अगर आप लिखते हैं मुहीत, मीम है ये और तो, यहां पर भी देखिए आखिर में तो आया लेकिन इसके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो जिस तरीके से हर हाल में एज इट इज रहता है उसी तरीके से जो भी अपनी जगह पर कायम रहता है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा जालिम, यहां पर जो शुरू में आया अपनी शक्ल पर कायम है। मजलूम आपने लिखा, यहां पर जो बीच में आया तब भी अपनी शक्ल पर कायम है। आपने लिखा लिहाज, लिहाज, यहां पर जो आखिर में आया लेकिन उसी तरीके से लिखा गया। तो और जो ये वो हुरूफ हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, चाहे वो शुरू में आए या आखिर में आए। आयन और गैन, इसके लिखने का तरीका अलग अलग है। यानी आयन को हमने देखा है इस तरीके से लिखते हैं और गैन को इस तरीके से। लेकिन जब हम इसको किसी भी लफ्ज के शुरू में या बीच में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी शक्ल बदल जाती है। शक्ल 2 तरीके से बदलती है। मिसाल के तौर पर अगर हमने शुरू में लिखा आरिफ नाम लिखा तो आयन अलिफ रे फे, यहां पर देखिए आयन इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म उसकी इस्तेमाल हुई। ठीक है, इतनी, जो यहां पर इतनी बनेगी। ठीक है। अगर ये बीच में आता है तो इसकी शक्ल कुछ और हो जाती है, मीम आयन मुअल्लिम। अब यहां पर भी ये भी क्या है, आयन है, तो 2 जगह 2 अलग अलग शक्लों में इस्तेमाल हुई। यही मसला गैन का भी है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा गुरूब, गुरूब, अब यहां पर गैन शुरू में आ रही है तो इसकी ये शक्ल है, शॉर्ट फॉर्म है आयन की तरीके से। अगर आपने इसको बीच में लिखा यानी मगरिब, तो देखिए इसकी शक्ल बदल गई, इस तरीके से ना है और ना इस तरीके से है। तो आयन और गैन इसको लिखने के 3 तरीके हैं। यानी अगर शुरू में आती है आयन तो इस तरीके से लिखी जाती है, जिसको हम कहेंगे ये है शॉर्ट फॉर्म आयन की। ठीक है, आयन। यही हाल गैन की। ठीक है, ये शुरू में आने की है। अगर बीच में आते हैं तो इस तरीके से लिखे जाते हैं, यानी इस तरीके से आयन और इस तरीके से गैन। ठीक, और जब भी आखिर में आते हैं तो आयन इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म में और गैन इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये वो हुरूफ हैं जिनकी 3 शक्लें हैं, शुरू में इस तरीके से, बीच में इस तरीके से, आखिर में इस तरीके से। यही वजह होती है कि उर्दू बहुत मुश्किल हो जाती है, हम पहचान नहीं पाते हैं कि जिस तरीके से हमने लेटर्स को सीखा था वो लेटर तो अब बिल्कुल बदले हुए हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है, हमें यह नहीं बताया जाता है कि उर्दू के जो हुरूफ हैं इनकी शक्लें बदल जाती हैं या इनका शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होता है लिखते वक्त। फे और काफ, फे और काफ, यहां पर भी लिखने की शक्ल अलग है। यानी फे को जब हम लिखेंगे तो कुछ ये शक्ल बनेगी, काफ को जो लिखेंगे तो कुछ ये शक्ल बनेगी।
यानी नुक्ते का सिर्फ फर्क होगा, शेप तकरीबन एक जैसी आएगी। मिसाल के तौर पर आपने लिखा फैज, फे ये ज़ाद, ठीक, या काफ से लिखा कैस, काफ ये सीन। तो यहां पर देखिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई, यहां भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई जब शुरू में आया है। इसी तरीके से जब बीच में आएगा तब भी इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर आपने लिखा मिफ्ताह, मिफ्ताह, ये फा है बीच में, तो देखिए ये भी यहां पर इस तरीके से लिखा गया है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी जो उसी तरीके से, ठीक है। ये अलग बात है कि इससे पहले भी एक लेटर जुड़ा हुआ है, तो ये उस लेटर की शेप है, फा की नहीं। फा की इसी तरीके से है जो हमने यहां पर पढ़ी है, ठीक है। मिफ्ताह, मिफ्ताह के माने चाबी, तो यहां पर बीच में आया तो भी देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। इसी तरीके से कैस में अगर हम लिखते हैं मिकराज, मिखराज, अब यहां पर भी ये देखिए जो दो नुक्ते के साथ है ये काफ हो जाता है, ठीक। अब एक चीज यहां पर आप जहन में रखिए कि स्वाद भी हमने देखा था कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ था, और ज्वाद भी, लेकिन इसमें फर्क ये है कि स्वाद यानी इस गोल शेप के बाद में अगर एक शोसा है तो ये स्वाद बनेगा, इसी तरीके से अगर इस शेप के बाद में एक शोसा है तब ये ज्वाद बनेगा। लेकिन फा और काफ के लिए उसके बाद में किसी शोसे की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि फा के बाद में डायरेक्ट ते का शोसा है, यहां फिर डायरेक्ट उससे रे जुड़ गया, शोसे की जरूरत नहीं होती, और शोसा हम छोड़ेंगे भी नहीं वरना स्वाद और ज्वाद में चले जाएंगे फे और काफ, ठीक है। तो ये मिफ्ताह, ये मिकराज बीच में आई। अगर आखिर में आएंगे ये तो फिर वही मिसाल कि अपने जैसे लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पर वरक हमने लिखा वाव रे काफ, तो काफ देखिए कंप्लीट फॉर्म में आ गया। जब भी आखिर में आएंगे तो कंप्लीट फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसी तरीके से हर्फ अगर हम लिखते हैं तो यहां पर फे आ जाता है अपनी कंप्लीट फॉर्म में। हर्फ ये देखिए काफ और गाफ, काफ और गाफ, इसको भी लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। काफ और गाफ की शॉर्ट फॉर्म ये है, इस तरीके से एक लकीर और उसके ऊपर यह सिंबल जो काफ का है तिरछा, तिरछी लकीर, ये निशानी हो गई काफ की, और इसी तरीके से सीधी लकीर पर अगर दो तिरछी लकीरें हैं तो ये गाफ की निशानी है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमने लिखा किताब, तो ये एक लकीर है, इसके ऊपर तिरछी लकीर खींचेंगे, ते अलिफ बा, किताब। अगर हमने लिखा गीत तो गाफ की ये लाइन, ये और ते, ये इस तरीके से गीत बन गया। अब देखिए एक चीज जो यहां पर आपको सीखनी है वो ये है कि शोशा जो होता है वो आमतौर पर छोटा होता है, यानी जो एक बाप पा ता या इसके लिए जो हमने बताया था एक शोसा इस्तेमाल होता है, ये छोटा होता है। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो काफ की डंडी होती है ये बड़ी होती है, इसका बड़ी होना जरूरी है, तब हम इस पर ये इस तरीके से तिरछी लकीर खींचेंगे। तो ये देखिए काफ जब शुरू में आया या गाफ आया तो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई, उसकी कंप्लीट फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुई, एक लकीर और उसके ऊपर तिरछी लकीर। इसी तरीके से जब बीच में आएंगे तब भी यही सूरत रहेगी, यानी मीम काफ ते बे, मकतब, मकतब, यहां बीच में काफ आया तो भी देखिए यही वाली शेप आई। गीत अगर हमने लिखा मगन, यहां भी गाफ बीच में आया तो भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। अगर यही आखिर में आएंगे तो फिर वही बात कंप्लीट लिखे जाएंगे, यानी मग अगर हमने लिखा मग तो गाफ कंप्लीट। अगर काफ लिखना है यानी फ्रॉक, इस तरीके से काफ कंप्लीट फॉर्म में लिखा जाएगा। काफ के लिए और गाफ के लिए एक शेप और है जो आपको सीखनी है। ये तो वो हो गई सिचुएशन जब काफ और गाफ लाम के अलावा किसी दूसरे लेटर के साथ आ रहे हों। अगर काफ और गाफ लाम के साथ इस्तेमाल होते हैं तो इनकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है, इस तरीके से गोल और फिर इसके ऊपर ये, इस तरीके से गोल और फिर इसके ऊपर ये।
और फिर यहां से लाम जुड़ जाएगा। यानी अगर हमने लिखा है कल, तो काफ इस तरीके से बनाएंगे और फिर इसके ऊपर ये तिरछी लकीर और ये लाम, कल। अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी ये काफ का अलग, ये लाम का अलग, तो ये कल गलत हो जाएगा। यहां पर जरूरी है कि इसको मोड़ करके यहां ले आए, फिर यहां से ये लकीर लगाएं। इसी तरीके से गाफ को भी अगर हम गुल लिखते हैं, गुल यानी फूल, तो गाफ इस तरीके से बनाएंगे, यानी तिरछी लकीर यहां से लगाएंगे। ठीक है। ये गोला जो इस तरीके से सिर्फ शेप होती थी और इसके ऊपर काफ या गाफ का लग जाता था, इसको हम लाम के साथ अगर जोड़ना हो तो गोल कर देंगे, फिर लाम बना देंगे और फिर इसके ऊपर लगा देंगे काफ का या गाफ का। लाम को लिखने का तरीका सिंपल भी है और थोड़ा मुश्किल भी। लाम के लिए हम जनरली सिर्फ एक ऐसे सीधी लकीर का इस्तेमाल करते हैं अलिफ की तरीके से, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये अकेला शुरू में नहीं आता है, जब भी आएगा तो ये दूसरे लेटर्स के साथ मिलकर आएगा। ठीक है। और आखिर में जब आएगा तब ये कंप्लीट फॉर्म में लिखा जाएगा और लिखा जाता है आम हुरूफ की तरीके से। ये जो अलिफ की तरीके से एक लकीर दिख रही है, यही लाम बन जाती है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा बल्ब, बे लाम बे। अब यहां पर ये जो एक लकीर है उठी हुई है इन हुरूफ के मुकाबले में, ये लाम है। तो लाम की ये जो शेप होती है ये गायब होकर के इस तरीके से हो जाती है लिखने में। ये शुरू में भी रहेगी और बीच में भी। यानी अगर शुरू में हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हमने लिखा लम्स, लम्स के माने आते हैं टच करना, छूना, तो ये लाम आया शुरू में, फिर मीम जुड़ गया और फिर ये सीन आ गई। तो यहां पर भी इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई, यहां पर भी इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। अगर ये आखिर में आएगा तो फिर कंप्लीट फॉर्म उसी तरीके से, यानी काजल अगर हमने लिखा तो का जल। ठीक है। जीम और लाम, काजल। अब यहां पर लाम अपनी कंप्लीट फॉर्म में मौजूद है। तो शोशा जो होता है, जिसके ऊपर नुक्ता लगाते हैं, नीचे नुक्ता लगाते हैं, ये अगर लंबा हो जाता है तो इसमें दो इम्कान पैदा हो जाते हैं। अगर ये सिर्फ इसी तरीके से है तो लाम हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर इस तरीके से कोई लकीर खींच दी जाएगी तो काफ या गाफ बन जाएगा। मीम को लिखने के दो तरीके हैं। हमने अल्फाबेट में मीम को इस तरीके से देखा था, लेकिन जब हम लिखते हैं तो मीम की शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है। मिसाल के तौर पर हमने लिखा मैं, एक मीम यहां पर आया। ऐसे ही हमने लिखा मेरा, एक मीम यहां पर आया। इसी तरीके से हमने लिखा मोहम्मद, यहां पर दो मीम आए, एक ये एक ये। इसी तरीके से हमने लिखा तुम्हारा, यहां पर भी मां आया या मीम आई, ये इस शेप में आई। तो मीम की देखिए कई शक्लें आई हैं। एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। अब इसमें हम गौर करते हैं जब, तो हमको क्या चीजें नजर आती हैं। यहां पर भी देखिए मीम इस तरीके से ऊपर को घूमी हुई है, ये शेप है मीम की, सिर्फ इतनी। यहां पर भी देखिए सिर्फ इतनी इस्तेमाल हुई है, ये मीम है। यहां पर भी देखिए सिर्फ इतनी इस्तेमाल हुई है मीम के लिए। यहां पर थोड़ा नीचे को घूमी हुई है, इस तरीके से है ये, इस तरीके से मीम। पता ये चला कि मीम को जब हम लिखते हैं तो ये दो फॉर्मेट ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। यानी एक तो ये है मीम को लिखते वक्त हम ऊपर इस तरीके से शोसा इस्तेमाल करते हुए घुमाते हुए लिखें, और दूसरा ये है इस तरीके से सिर्फ नीचे को करके ऐसे लिखें, ये मीम बन जाती है। मीम के लिए हमेशा ये पूरा डंडा लगाना जरूरी नहीं होता है। जब हम आखिर में लाएंगे तब ये कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर नाम लिखा हमने, या काम लिखा, काम। नून का इस्तेमाल बा ग्रुप के तरीके से होता है। यानी नून जहां पर अल्फाबेट में इस तरीके से होता है, जब हम लफ्ज बनाते हैं इससे कोई,
तो ये एक शोशे के साथ एक नुक्ते से अपने आप को अदा कर देता है। यानी हमने लिखा नल, तो अब नून और लाम, यहां पर नून शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इस तरीके से, यानी जैसे वहां आपने पढ़ा था कि बा इस तरीके से कंप्लीट होता है और सिर्फ इतना कर देने से ये बा बन जाता है, तो इसी तरीके से यहां पर नून सिर्फ इतना कर देने से ये नून बन जाता है। ये जरूरी नहीं है कितना लंबा जाए, ठीक है, ये सिर्फ एक शोसा काफी है, उसके ऊपर एक नुक्ता, ये नून की पहचान है। अब ये बीच में अगर आएगा मंजर, ये मीम नून जो और रे, ये हो गया नून। अब जब आखिर में आएगा तब फिर नून कंप्लीट फॉर्म में आएगा, यानी मिसाल के तौर पर आपने लिखा दकन, दाल काफ नून, अब ये नून फिर कंप्लीट फॉर्म में आ गया। तो नून की शॉर्ट फॉर्म ऐसी होती है। वाव लिखते वक्त कोई तब्दीली नहीं होती है, यानी वाव जहां हमने अल्फाबेट में देखा था इस तरीके से है, वही तरीका हर जगह इस्तेमाल होता है। वालिद अगर हम लिखेंगे, वालिद यहां पर वाव देखिए उसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे जलवा, तो यहां पर भी देखिए वाव उसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से अगर हमने आखिर में इस्तेमाल किया इसका, मिसाल के तौर पर लाओ, ऐसे हमने बनाया, तो यहां पर भी वाव अपनी पुरानी शक्ल में मौजूद है। तो वाव को लिखने में भी कोई तब्दीली नहीं होती है, यानी ये भी तो और जो कैटेगरी में आता है। हे को लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ये हे, जिसे हम गोल हे भी कहते हैं, इसको जब हम आखिर में लिखते हैं तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है, ऐसी। मिसाल के तौर पर हमने लिखा पेशा, तो पे का नुक्ता, फिर ये का नुक्ता और ये शीन का नुक्ता, और ये आखिर में जो यहां से इतनी दिख रही है ये हा है, पेशा, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने लिखा पता, तो पे ते और हे इस तरीके से लगा देंगे आखिर में, पता। इसे देख करके आपको समझ लेना है कि ये हा का सिंबल है, कौन सी हा, ये छोटी वाली हा, ठीक है। ये लफ्ज के आखिर में आने की इसकी शक्ल है। इसके अलावा जब ये मिल करके नहीं आती है तब अपनी असली शक्ल में आ जाती है। जैसे आपने अभी लिखा लफ्ज जलवा, जलवा, अब यहां पर देखिए हा जो आई वो ओरिजिनल शेप में आ गई। इसको लिखने का एक तरीका और है। मिसाल के तौर पर हमने लिखा तुम्हारा, या लिखा हमारा। इन दोनों में देखिए ये नीचे एक सिंबल लगा हुआ है कुछ उल्टा पेश की तरीके से, ये हा का सिंबल है। यानी अगर किसी शोशे के नीचे इस तरीके से सिंबल लगा हो तो समझ जाइए कि ये हा है, जहां पर हा की आवाज निकलेगी। तुम हा, यहां जो हा आ रहा है ये सिंबल है हा का, तो यहां पर हा की आवाज निकलेगी तुम्हारा, हमारा, ठीक है। या हिंदुस्तान हम लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं। ये है हा का शोशा, इसके नीचे हम इस तरीके से लगा देते हैं सिंबल हा का, नून खींच के सीन लिखेंगे तो इस तरीके से, और ये फिर नून, हिंदुस्तान, ठीक। तो ये भी हा की शक्ल है, एक ये और ये तीन। तो हा को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कॉमन इसकी शक्ल, और एक इस तरीके से खींच के, और एक किसी भी शोशे के नीचे से इस तरीके से एक साइन बना करके। दो चश्मी हा अलग अगर लिखी जाती है तो उसकी शक्ल आपने ये देखी थी, लेकिन जनरली उर्दू में इसका इस्तेमाल किसी दूसरे हर्फ के साथ होता है, मसलन बा, पा, ता, ठा, क्योंकि हमने बताया था ये एक तीसरी आवाज पैदा करती है। अगर इसके साथ हम बा जोड़ देते हैं, यानी बा प्लस दो चश्मी हा, तो ये बन जाता है भा, इस तरीके से। या इसी तरीके से अगर हम ते के साथ जोड़ते हैं, ते प्लस दो चश्मी हा, तो यह बन जाता है था। टे के साथ जोड़ते हैं, टे प्लस दो चश्मी हा, तो बन जाता है ठा। तो यहां पर देखिए जब अकेले ये लिखी जाती है तो इसकी शेप ये होती है, लेकिन जब ये किसी हर्फ के साथ जुड़ती है तो इसकी शेप थोड़ी सी बदल जाती है। बदल क्या जाती है कि इसके यहां सर से ही कोई दूसरा हर्फ आकर के जुड़ जाता है। अगर बा जुड़ता है तो उसकी शेप क्या होती है, ये एक तिरछी लकीर, ये भी एक शोसा है, ठीक है।
इस शोसे के साथ में दो चश्मी हा जुड़ जाती है तो ये कोई तीसरी आवाज बन जाती है। अगर झीम या कोई और जुड़ना है तो भी यहीं से जुड़ेगी, यानी झा यानी जीम प्लस दो चश्मी हा, यहां जीम जुड़ गई। हमजा, हमजा के बारे में हमने पहले भी बताया था कि हमजा कभी भी अकेले नहीं आता, अरबी में इस्तेमाल होता है, अलग से भी आता है। मिसाल के तौर पर जमा बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे शायर की जमा अगर हम लिखते हैं तो अरबी में लिखेंगे शुआरा, ऐसे हमजा आखिर में लगा देंगे। लेकिन उर्दू में हमजा जब आता है तो ज्यादातर वो अलिफ वाव या का सहारा लेकर आता है। मिसाल के तौर पर या के साथ अगर आया तो कोई हम लिखेंगे, कोई। अब यहां पर या के साथ हमजा लग गया, कोई, ये या के साथ आ गया। अगर वाव के साथ आएगा तो लखनऊ मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे लखनऊ, नून, अब इसके वाव के ऊपर ये हमजा लग गया। अलिफ के साथ आया तो जुरात, अगर हमने लिखा लफ्ज जुरात तो ये अलिफ के ऊपर ये हमजा लग गया, जुरात। तो उर्दू में हमजा का इस्तेमाल जनरली अलिफ वाव या के साथ होता है, अकेले इसका इस्तेमाल ना के बराबर है। और इसका तरीका यही है कि ये इसके ऊपर इस तरीके से एक सिंबल बना दिया जाता है और ये हमजा की अलामत हो जाती है। अब आते हैं आखिरी हुरूफ छोटी ये और बड़ी ये पर। छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये को जब भी हम लिखते हैं तो इसके लिखने का तरीका इसके असल शक्ल से बहुत मुख्तलिफ है। यानी यहां पर हम क्या करते हैं, शोसा बनाते हैं और उसके नीचे दो नुक्ता लगा देते हैं। यानी जिस तरीके से ते में हम क्या करते हैं, एक शोसे के ऊपर दो नुक्ता होता है तो हम उसे ते पढ़ लेते हैं, उसी तरीके से अगर एक शोसे के नीचे दो नुक्ते लगे हुए हैं तो वो या हो जाएगी। अगर आपको लिखना है मेरी तो मीम ये और ये के नीचे दो नुक्ता और फिर ये रा और या। अब यहां पर देखिए या कंप्लीट फॉर्म में क्यों है, क्योंकि लास्ट में आ रही है। जब भी बीच में आएगी या शुरू में आएगी तो फिर दो नुक्ते के साथ आएगी। तो या जो यहां पर कोई नुक्ता नहीं रखती है उसकी असल शेप ये है, ठीक है। शोसे के नीचे दो नुक्ते, या से शुरू होने वाला लफ्ज, मिसाल के तौर पर यासिर। यहां पर देखिए शोसे के नीचे दो नुक्ते, सीन रे, यासिर बन गए। यानी जहां भी नुक्ता आए ये समझिए कि इस ये की अलामत है। इसके मुकाबले में बड़ी ए जिसे हम कहते हैं, ये हिंदी के अक्षर ए की आवाज देती है। यानी मिसाल के तौर पर हमने लिखा है, अब हमने देखा है कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल हा का है। हा के साथ में ये या जुड़ गई तो ये हा और ए की आवाज आई, है बन गया, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं है। तो ये आय की मात्रा है। अब इसके ऊपर हम अगर उर्दू में इसे हम लिखेंगे तो ये या जोड़ देंगे, ए की आवाज निकल आएगी। मिसाल के तौर पर आपने लिखा गाए, गा, और इस तरीके से हमजा बनाया और ये बड़ी ए बना दी, ए की आवाज, तो गाय हो गई, ठीक है। इसी तरीके से गए, गए आपने लिखा, यहां पर हमजा बना दिया, बड़ी ए लगा दी, ए की आवाज आई तो गए हो गया। ये या कभी भी बीच में नहीं आती है, इसकी शेप यही है और ये हमेशा लफ्ज के आखिर में इस्तेमाल होती है। उम्मीद है इस तरीके से आपने उर्दू के तमाम हुरूफ को उनकी लिखी जाने वाली शक्लों में पहचान लिया होगा। अगर आप इस तरीके से सीख लेते हैं, आपके लिए यह आसानी होगी कि आप एक हर्फ से दूसरे हर्फ को जोड़ सकें और एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ते वक्त उनकी जो शक्लें बदल जाती हैं उसे पहचान सकें। आपका काम यह है कि अब आप नए नए अल्फाज तलाश करें और उनमें यह देखने की कोशिश करें कि हुरूफ की असली शक्ल क्या है और जो शक्ल लिखी गई है वो किस तरीके से है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत शुक्रिया।